साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपको महापुरुषों बहुजनों के महापुरुषों के सीरीज में दूसरा नाम ज्योतिबा फुले के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणबाई था। बहुत ही अल्पायु में उनके माताजी का देहांत हो गया और किसी अन्य औरत ने उनका पालन पोषण किया। ज्योतिराव फुले के पिताजी का नाम सेतिबा था, मतलब ज्योतिराव फुले के दादा। ये लोग सतारा जिले के किसी गांव के रहने वाले थे, जहां उनके दादा ने एक पटवारी धनी कुलकर्णी की हत्या कर दी, क्योंकि उनको वो सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। आपको ये बता दें कि उस समय पेशवाओं का राज्य था और पेशवाओं ने एक नियम कानून बना रखा था कि ब्राह्मण किसी का भी धन जो है छीन सकता है, चाहे वो जैसे भी कमाया गया हो। और वो कुलकर्णी जो है उनके दादा के संपत्ति छीनना चाहता था, इसलिए उनके दादा ने उस पटवारी को तलवार से काट दिया और काट करके भागकर खानबाड़ी नामक गांव में चले गए। वहां उनको 3 पुत्र हुए, राणोजी, कृष्णा और गोविंदराव। गोविंदराव के बेटे थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का कोई माँ ही नहीं थी, तो आप सोच सकते हैं कि लालन पालन कैसे हुआ होगा। जैसे भी हुआ, ज्योतिबा फुले बड़े हुए, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पेशवाओं के राज्य में किसी भी शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फुले माली समाज से आते थे, जो शूद्र के अंतर्गत ही था, मतलब सामान्यतः वो शूद्र थे। शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था पेशवाओं के राज्य में, और पेशवा बहुत क्रूर थे। अंग्रेज उसके सामने कुछ भी नहीं थे, पेशवा तो अति क्रूर थे। तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, न पढ़ाई लिखाई हुई। फिर वो अपना चलता रहा। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की आयु 8 वर्ष थी। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का प्रयास किया ज्योतिबा फुले ने, तो पेशवाओं के यहाँ से हुक्म आया कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो अपना खेती बाड़ी करें या जो भी काम करें, पढ़ने का अधिकार पेशवाओं को है। इसी बीच एक घटना घटित हुई। भीमा कोरे गांव में अंग्रेज 500 महार, अंग्रेजों की सेना में 500 महार लोगों ने, महार बहुत बहादुर होते हैं और अच्छी पर्सनालिटी होती है उनकी, उन्होंने पेशवाओं को हरा दिया और पेशवाओं के राज्य का पतन हो गया। अब वहां अंग्रेजों का राज्य हो गया। ये भी आपको बता दें कि खानबाड़ी से बाद में गोविंदराव पुणे आ गए और पुणे में रहने लगे, जो खानबाड़ी उस पुणे के पास ही था। फिर ज्योतिबा फुले ने पढ़ने का प्रयास किया। पेशवाओं ने पुणे में ज्योतिबा फुले के पिताजी गोविंदराव के ऊपर बहुत दबाव डाला कि उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़ाओ और पढ़ाई लिखाई करने का इनका अधिकार नहीं है, इसलिए इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। गोविंदराव जो है उनके आगे जो है
झुक गए और झुक करके उन्होंने ज्योतिराव फुले की पढ़ाई बंद कर दी। अंग्रेजों के आने के बाद ज्योतिराव फुले फिर स्कूल जाने लगे। अंग्रेजों ने उसको सपोर्ट किया, तो फुले की थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। जब दोबारा उनकी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हुई तो उन्होंने 18 ग्रंथों और तमाम महापुरुषों के जीवनी को पढ़ा, उनके कार्यों को पढ़ा, उनके विचारों से अवगत हुआ, जिसमें ज्ञानेश्वर, मार्टिन लूथर किंग, किंग विल्सन इत्यादि जो थे, जो अंग्रेज लेखक थे और जो यहाँ के सामाजिक थे, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इसी बीच एक घटना घटित हुई। अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में वो सम्मिलित होने के लिए गए और कार्यक्रम हो रहा था, ये भी साथ साथ चल रहे थे। किसी पेशवा ब्राह्मण पेशवा की निगाह पड़ गई और उन्होंने कहा, ये शूद्र कैसे ब्राह्मणों की शादी में आया है, इसको बाहर निकालो और ये भी बताओ कि ये संग संग न चले, ये पीछे पीछे चले। इस घटना ने उनको झकझोर दिया। ज्योतिबा फुले जो है एकदम इस घटना से उद्वेलित हो गए। उन्हें लगा इतना बड़ा अपमान, जबकि उनके जो मित्र ब्राह्मण था उसने आमंत्रित किया था इनको। काफी उद्वेलित हो गए और उन्हें नींद नहीं आई। और सावित्रीबाई फुले ने, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? उन्होंने कहा, अभी तो आप शांत रहो, अभी हम कुछ सोच रहे हैं। और वो इतना उद्वेलित हो गए कि उन्होंने निर्णय लिया कि अब स्कूल ही खोला जाएगा और शिक्षा का अध्ययन किया जाएगा। और नारी शिक्षा से उन्होंने शुरू किया और सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ा लिखा करके उन्होंने अथक परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया और उनको शिक्षिका बनाया। स्कूल खोलने के बाद पेशवा जी या ब्राह्मण इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनके पिताजी गोविंदराव को के ऊपर बहुत दबाव डाला और कहा, यह स्कूल बंद हो जाना चाहिए या जैसे भी हो। पिताजी का इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने घर छोड़ दिया और सावित्रीबाई फुले को लेकर के अकेले घर से बाहर हो गए और स्कूल का कार्यक्रम उन्होंने वो चलाना शुरू कर दिया था, चलाते रहे। उन्होंने पिताजी की जायदाद भी लेना मंजूर नहीं था उनको, उन्होंने बिल्कुल ही त्याग दिया। उस समय पेशवाओं के राज में स्कूल खोलना बहुत ही कठिन था। पेशवाओं का राज्य तो खत्म हो रहा था, लेकिन पेशवाओं का दबदबा तो समाज पर था ही। तो स्कूल खोलना बहुत ही कठिन कार्य था। कोई खोलने की सोचता ही नहीं था, कोई शिक्षा के बारे में सोचता ही नहीं था। उसमें ब्राह्मणों द्वारा तरह तरह की बाधा डाली गई, धमकियां दी गई, उन्हें परेशान किया गया, काम में अड़ंगे डाले गए। जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। इसी बीच एक घटना घटित हुई। कोई पेरी साहब थे जो बॉम्बे में गवर्नर थे। उनका प्रोग्राम जो है, उन्होंने ज्योतिबा फुले के बारे में सुना था और उनका एक प्रोग्राम जो है पूना में हुआ कि पेरी साहब आ रहे हैं और पेरी साहब शिक्षा के से उनको बहुत लगाव था। उन्होंने आकर के पेरी साहब ने ज्योतिबा फुले को सार्वजनिक रूप से पार्क में सम्मानित किया कि फुले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये ब्राह्मणों के लिए डूब मरने वाली बात थी, या ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक कार्य था। लेकिन अब चूंकि अंग्रेजों का राज्य हो चुका था तो पेशवाओं या ब्राह्मणों की कोई चलती नहीं थी। लेकिन ये इतने दुष्ट थे पेशवा और ब्राह्मण कि ये चुप भी नहीं बैठने वाले थे और ये तरह तरह के अड़ंगेबाजी डालते रहे और ज्योतिबा फुले को परेशान करते रहे। पूना के विश्राम बाग में एक भव्य समारोह हुआ और उसमें उन्होंने पेरी साहब ने
ज्योतिबा फुले को सम्मानित किया। ये आग की तरह चारों तरफ फैल गया, ज्योतिबा का कद भी बढ़ने लगा। इसी बीच एक और घटना घटित हुई। अब मिशनरी स्कूल खुलने लगे और अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृत की जगह पर पेशवा संस्कृत की शिक्षा देते थे, अब अंग्रेजी शिक्षा चालू हो गई। और मिशनरी स्कूलों में जो लोग उसके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने ज्योतिबा फुले को बहुत प्रोत्साहित किया कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो काम अनवरत जारी रखें और हम लोग उनकी सहायता करेंगे। अहमदनगर एक जगह है वहाँ, जहाँ पर मिसेज फरार जो है मिशनरी स्कूल चला रही थी और वहाँ ज्योतिबा फुले को उसने बहुत प्रोत्साहित किया, मिशनरी स्कूल खोलने के बारे में समझाया और उन्होंने मिशनरी स्कूल में फिर शिक्षा भी ग्रहण किया। उनका शिक्षा के प्रति अटूट लगाव था, जैसे वो शिक्षा के लिए ही पैदा हुए थे। इस प्रकार संजोग बनता गया, मिशनरी स्कूल खुलते गए, शिक्षा का प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिलता गया और ज्योतिबा फुले का काम भी आगे बढ़ गया। अब ये पेशवाओं ने उसके बाद उनके हत्या का प्रयास किया, जो सफल रहा और उनका शिक्षा के प्रति जो लगाव था, स्कूल खुलते गए और लोग बेहिचक मिशनरी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते रहे और शिक्षा की जो उनकी ज्योति थी वो आगे बढ़ती रही। ज्योतिबा फुले का ये मानना था कि अंग्रेज जो है वो पेशवा या ब्राह्मणों के अपेक्षाकृत कम अत्याचारी थे या कम बेईमान थे। अंग्रेजों से कई गुना काफ़ी बड़े पैमाने पर ये पेशवा और ब्राह्मण जो है ये दुष्ट थे और अत्याचारी थे। इनके अत्याचार से रूह कांप जाती थी। ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे शूद्रों पर अत्याचार करने का। इन्होंने शिक्षा का भी बहुत बड़ा विरोध किया और पहले भी बताया आपको कि ये इनको अधिकार इन्होंने दिया था कि कोई भी धन अर्जित करे शूद्र उसको छीन लो। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों को और मुसलमानों को अपशब्द कहना आसान था, लेकिन ब्राह्मणों को कोई अपशब्द कहना जो है आफत मोल लेनी थी। इतना उनका दबदबा था, इतना वो क्रूर थे, इतना वो जालिम थे। ज्योतिबा फुले को कोई औलाद नहीं थी, कोई उनको बच्चा नहीं पैदा हुआ। पिताजी ने कहा कि दूसरी शादी कर लो ताकि आगे तुम्हारा खानदान चले, लेकिन ज्योतिबा फुले सहमत नहीं हुए। सावित्रीबाई फुले ने भी कहा कि शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ज्योतिबा फुले ने कहा कि नहीं, शादी मैं नहीं करूँगा, चाहे औलाद हो और चाहे ना हो, ये तो कुदरत की देन है औलाद, तो मैं शादी नहीं करूँगा। क्या पता उससे भी ना हो तो क्या करेंगे। तो एक तरह से स्पष्ट सोच थी उनकी। फिर उनका शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत कार्य चलता रहा। मुसलमानों ने उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत चीज़ें दी। स्कूल उनको पुणे से बाहर खोलना पड़ा और स्कूल खोलने में मुसलमानों ने अपनी ज़मीन दी और उन्हें शिक्षा में भी सहयोग दिया, शिक्षा को अग्रसारित करने में। फिर ज्योतिबा फुले जी ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी, जो बहुत ही बढ़िया किताब है, बहुत मशहूर किताब है, बहुत सार्थक किताब है और सब कुछ उन्होंने खोल के रख दिया गुलामगिरी में पेशवाओं ब्राह्मणों की करतूतों को। और वो किताब हाथों हाथ चल निकली और लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। ज्योतिबा फुले वेदों को भेद ग्रंथ कहते थे, क्योंकि वेदों में भेद किया गया था, वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट किया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मानव है, सब आदमी है। तो वेदों को उन्होंने भेद नीति कहा या भेद ग्रंथ कहा। फिर उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया
जिसके अंदर शिक्षा का प्रसार, ये पेशवाओं के घृणित कार्यों का विरोध और तमाम चीज़ें आई और सामाजिक काम आई, और मेनली वो शूद्रों के लिए और पिछड़ों के लिए काम करते थे, क्योंकि शूद्रों और पिछड़ों की स्थिति तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह से इतनी खराब हो चुकी थी पेशवाओं के राज्य में कि वो जानवरों से भी बदतर हो चुके थे। जानवर तो कुछ ठीक भी थे, लेकिन वो बदतर होते चुके थे। और ज्योतिबा फुले सिर्फ केवल पिछड़ों और शूद्रों के हित में ही कार्य करते थे, यही उनका मिशन था। फिर सामाजिक कुरीतियों के बारे में सत्य शोधक समाज के लोग जो है शादियां भी कराने लगे समाज में, और पंडित बौखला गए, और क्योंकि उसमें उनका व्यवसाय था, पैसा मिलता था शादियों में। सत्य शोधक समाज वाले कोई पैसा नहीं लेते थे, और सत्य शोधक समाज चारों तरफ गांवों में फैल गया, शहरों में फैल गया, और एक उबाल सा आ गया, और सत्य शोधक समाज के झंडे लहराने लगे। और सत्य शोधक समाज जो है एक सब लोगों द्वारा उसको सपोर्ट किया गया, सहायता दिया गया, रुपए पैसे से, धन दौलत से, फला से, सब चीज सब तरह से उसे सपोर्ट किया गया। 1882 में हंटर साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में एक कमीशन बनाया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई है उसके बारे में बनाया गया। उसको हंटर कमीशन कहा गया। उसका सत्य शोधक समाज वालों ने, ज्योतिबा फुले साहब ने बहुत ही जोर शोर से उसका स्वागत किया, और वो पूरे देश में हंटर कमीशन को घूम घूम करके ये पता करना था कि शिक्षा की क्या स्थिति है और शिक्षा में और क्या काम किया जाना चाहिए। उसे हंटर कमीशन कहा गया। गुलामगिरी के बाद 1883 में फुले साहब ने किसान का कोड़ा नामक किताब का संपादन किया या लिखा, और वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुई, और ये दोनों किताबें बहुत पढ़ने लायक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने काफ़ी पत्र पत्रिकाएं भी जगह जगह से छपवाना शुरू कर दिया, और लोगों में जागृति शिक्षा के प्रति और अन्य बुराइयों के प्रति, बाल विवाह और तमाम बुराइयों थी उनके बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और अथक परिश्रम उसमें करते थे। कोल्हापुर और सतारा की रियासतें जो है तब छत्रपति साहू जी महाराज के पास नहीं थी, वो पेशवाओं के पास थी, जिसकी वजह से बाद में छत्रपति साहू जी महाराज आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ कार्य करना कठिन हो जाता था। और सयाजीराव गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा राज्य के शासक थे। उनके पुनः आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया सत्य शोधक समाज और ज्योतिराव फुले द्वारा। पूना में और उसके आसपास के इलाकों में नापित मराठी में नाई को कहते हैं। नाइयों ने जो है पेशवाओं और ये ब्राह्मणों के बाल काटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुमने बहुत अत्याचार किया है, हम बाल नहीं काटेंगे। तो बाध्य हो करके एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का बाल काटता था। ज्योतिराव फुले जी ब्राह्मणों को आर्यभट्ट कहते थे और पिछड़ों और शूद्रों को शूद्र और अति शूद्र कहते थे। उस समय इतना बहुत ज्यादा था। इन पेशवाओं के आगे इस तरह की बात करना जो है पूरी तरह से मना था। अंत में दिसंबर 1888 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उससे पहले उन्हें पक्षाघात के दो 3 अटैक आए। 3 बार उन पर पक्षाघात का अटैक हुआ
फिर भी वो विचलित नहीं हुए और शोषित समाज, या ये कह लीजिए शूद्र और महाशूद्रों के लिए, अति शूद्रों के लिए उन्होंने अधिक परिश्रम करके शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रथम पुरुष का खिताब पाया। लोगों को दिलों में ये आज भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले ने अथक परिश्रम किया, अथक कार्य किया और उसका प्रतिफल हुआ कि पूरा सतारा, पूना, कोल्हापुर, ये सब जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा और पेशवाओं के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त हुई। अंत में उनका एक नारा उद्धृत कर रहे हैं, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण ही हुआ। यदि आप के पास विद्या है तो कोई आपका कुछ नहीं कह सकता। मैं भी कहता हूँ शिक्षा ग्रहण करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए पर शिक्षा ग्रहण करिए। शिक्षा न होने की वजह से ही आपके ऊपर अत्याचार, महा अत्याचार, आपको जानवर से भी नीचे समझा जाता है। लेकिन शिक्षित होने के बाद स्थिति ऐसी नहीं रह जाती। इसलिए आपसे ये भी अपील हम करेंगे कि ज्योतिबा फुले की जन्म तिथि एवं महापरिनिर्वाण पर के तिथि को एकत्र होकर उनके जन्म और परिनिर्वाण का उत्सव मनाएं, आयोजन करें, मिले जुलें, एक दूसरे लोगों को शिक्षित करें, लोगों को समझाएं, प्रेरित करें और एक उत्सव की तरह से मनाएं उसे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप इसे पढ़ेंगे। इससे जो है सीख ग्रहण करेंगे, सीखेंगे और अपने परिवार, अपने गांव, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपने जीवन का अहम योगदान प्रदान करेंगे समाज को। जय फूले, जय संविधान, जय बाबा साहब, जय नेहरू।